नमस्कार साथियों, स्वागत है आज की 50 बड़ी और धमाकेदार खबरों के समर। बताइए आप हमें किस जगह से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखिए। अगर अभी तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाली खबरें हैं एक से बढ़कर एक। मोदी इतिहास मिटा, बस अपना नेम प्लेट चिपकाना चाहते हैं, खड़गे ने कहा। उन्होंने वाराणसी में मणिकर्णिका घाट तोड़े जाने को लेकर पीएम मोदी पर निशाना साधा। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को खत्म किया जा रहा है। इतिहास की धरोहरों पर बुलडोजर चलवाकर संस्कृति को नुकसान पहुंचाया गया। उन्होंने कहा, मोदी सिर्फ अपना नाम दर्ज करवाना चाहते हैं। यह कदम बनारस की पहचान पर हमला है। ममता बनर्जी का नाटक फेल हो गया, बीजेपी ने बयान दिया। सुप्रीम कोर्ट के नोटिस पर गौरव भाटिया ने कहा, बंगाल में जंगल राज है। एफआईआर पर रोक लगने के बाद बीजेपी ने ममता पर हमला बोला। भाटिया बोले, मुख्यमंत्री को पद पर बने रहने का अधिकार नहीं। राज्य में अराजकता बढ़ी है, कानून व्यवस्था ठप है। ममता सरकार का नाटक अब खत्म हो चुका है। विधानसभा ने आतिशी को नोटिस जारी किया है। सिख गुरुओं के अपमान के मामले में उन्हें 19 जनवरी तक जवाब देना है। भाजपा ने आरोप लगाया कि उन्होंने गुरु तेग बहादुर जी पर अपमानजनक टिप्पणी की। 6 जनवरी की बहस के दौरान उनके शब्दों पर विवाद हुआ था। स्पीकर ने विशेषाधिकार हनन नोटिस जारी किया है। अब आतिशी को लिखित सफाई देनी होगी। कांग्रेस मनरेगा पर बड़ी लड़ाई छेड़ने जा रही है। केंद्र ने योजना का नाम बदलकर वीबीजी रैमजी अधिनियम कर दिया है। विपक्षी दलों ने इसे जनता के साथ धोखा बताया है। कर्नाटक सरकार ने इसे संवैधानिक चुनौती देने की तैयारी की है। कांग्रेस कह रही है कि यह गरीबों की कमाई छीनने जैसा कदम है। मुद्दे को जनता की अदालत में ले जाया जाएगा। कंगना रनौत को मानहानि केस में बड़ी राहत मिली है। बठिंडा कोर्ट ने उन्हें फिजिकल पेशी से छूट दे दी है। अब वह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होंगी। यह केस किसान आंदोलन के दौरान की टिप्पणी से जुड़ा है। महेंद्र कौर ने कंगना पर मानहानि का मुकदमा किया था। कोर्ट ने नियमित पेशी से राहत दी है। महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव का एग्जिट पोल जारी हुआ। एक्सिस माई इंडिया के सर्वे में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिल सकता है। बीजेपी प्लस गठबंधन को 131 से 171 सीटों का अनुमान है। यूबीटी गुट को 38 से 68 सीटें और कांग्रेस को 12 से 16 सीटें मिल सकती हैं। अन्य के खाते में 6 से 12 सीटें आने का अनुमान है। परिणाम कल घोषित किए जाएंगे। पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर विरोध हिंसक हो गया है। मुर्शिदाबाद और दिनाजपुर में प्रदर्शनकारियों ने बीडीओ ऑफिस में आग लगा दी। सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया। स्थिति को काबू में करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। आंसू गैस के गोले दागे गए और कई लोग हिरासत में लिए गए। राज्य में माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। उद्धव ठाकरे ने स्याही मिटने के मुद्दे पर चुनाव आयोग पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि वोटिंग के बाद उंगली की स्याही मिट रही है। ईसी ने जवाब दिया कि यह तकनीकी रूप से संभव नहीं है। डिप्टी सीएम शिंदे ने कहा कि 2012 से यही स्याही इस्तेमाल हो रही है। विपक्ष झूठे आरोप लगाकर भ्रम फैला रहा है। लोकतंत्र को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। ममता बनर्जी पर ईडी ने बड़ा आरोप लगाया है। ईडी ने कहा कि ममता आईपैक ऑफिस पर छापे के दौरान पहुंची। उन्होंने अफसरों के काम में बाधा डाली और सबूत छीने। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में यह बात कही। ईडी अधिकारी का फोन और फाइलें छीनी गईं। एजेंसी ने इसमें सख्त कार्रवाई की मांग की है। अखिलेश यादव ने बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये लोग स्वदेशी करते करते परदेसी हो गए हैं। कहा कि आरएसएस दुनिया का सबसे खतरनाक परिवार है। संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए बीजेपी को हटाना जरूरी है। अखिलेश ने कहा, जनता अब बदलाव के मूड में है। आरएसएस और बीजेपी से सावधान रहने की अपील की। सांसद दयानिधि मारन के बयान से विवाद बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि उत्तर भारत की लड़कियां घरों तक सीमित रखी जाती हैं। मारन बोले, दक्षिण भारत में लड़कियां स्कूल और करियर तक जाती हैं। उत्तर भारत में उन्हें नौकरी नहीं करने दी जाती, बस किचन तक रखा जाता है। उनके बयान पर विपक्षी दलों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। सोशल मीडिया पर इस टिप्पणी की भारी आलोचना हो रही है। सचिन पायलट ने ईडी और योजनाओं के नाम बदलने पर बीजेपी को घेरा। उन्होंने कहा कि मुझसे ज्यादा राम का नाम शायद ही कोई लेता हो। मैं हर बात की शुरुआत और अंत राम राम से करता हूँ। महात्मा गांधी के नाम से चल रही योजनाओं का नाम बदलना गलत है। बीजेपी राजनीतिक फायदा लेने के लिए ऐसा कर रही है। उन्होंने जनता से संविधान बचाने की अपील की। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। अमेरिकी सेना ने कहा कि वह अभी युद्ध के लिए तैयार नहीं है। अधिकारियों का कहना है कि हमला करने से लंबी जंग शुरू हो सकती है। ट्रंप ने सुरक्षा टीम से राय मांगी है कि आगे क्या कदम उठाया जाए। अमेरिका अभी स्थिति का विश्लेषण कर रहा है।
इस फैसले पर दुनिया की नजरें टिकी हैं। ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शनों पर अमेरिका ने सख्ती दिखाई। अमेरिका ने ईरान के कई अधिकारियों पर नए प्रतिबंध लगाए हैं। इन पर शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई का आरोप है। ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने इन पर संपत्ति फ्रीज करने का आदेश दिया है। यह कदम मानवाधिकार उल्लंघन रोकने के लिए उठाया गया है। ईरान ने इसे अमेरिकी हस्तक्षेप बताया है। अमेरिकी नौसैनिक बेड़ा अब ईरान की ओर बढ़ रहा है। पेंटागन ने साउथ चाइना सी से कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को भेजा है। इस बेड़े में USS अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर भी शामिल है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने इसे मिडिल ईस्ट में तैनात किया है। तनाव बढ़ने पर अमेरिका ने यह बड़ा फैसला लिया है। स्थिति बेहद नाजुक बनी हुई है। भारत सरकार ईरान से भारतीय नागरिकों को निकालने की तैयारी में है। ईरान की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। भारत सरकार ने सुरक्षित वापसी के लिए ऑपरेशन की योजना बनाई है। जो लोग लौटना चाहते हैं उन्हें पूरी सहायता दी जाएगी। विदेश मंत्रालय ने सभी नागरिकों से संयम बरतने की अपील की है। यह मिशन जल्द शुरू हो सकता है। सऊदी अरब ने अमेरिका को बड़ा झटका दिया है। अमेरिका ने ईरान पर हमले की अनुमति मांगी थी, लेकिन सऊदी ने साफ कर दिया कि वह एयर स्पेस नहीं देगा। उसने कहा कि हम किसी जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। अमेरिका अब अन्य विकल्पों की तलाश में है। मिडिल ईस्ट में हालात तनावपूर्ण हैं। ईरान के सरकारी टीवी ने डोनाल्ड ट्रंप को दी धमकी। प्रसारण में कहा गया कि इस बार गोली निशाने से नहीं चूकेगी। यह धमकी जुलाई 2024 में हुए हमले की याद दिलाती है, जब ट्रंप पेंसिल्वेनिया रैली में गोलीबारी में घायल हुए थे। अमेरिका ने इस बयान को गंभीरता से लिया है। सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। तुर्की अब सऊदी और पाकिस्तान के रक्षा समझौते में शामिल होगा। इसे कई लोग इस्लामिक नेटो या मुस्लिम नेटो कह रहे हैं। ये समझौता नेटो के अनुच्छेद 5 जैसा है। किसी एक देश पर हमला सभी पर हमला माना जाएगा। यह कदम मुस्लिम देशों की सामूहिक सुरक्षा के लिए है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में इसकी पुष्टि हुई है। भारतीय कोस्ट गार्ड ने पाकिस्तानी नाव जब्त की है। यह नाव भारतीय जल क्षेत्र में अवैध रूप से दाखिल हुई थी। 9 सदस्यों का दल नाव में मौजूद था। कोस्ट गार्ड ने नाव को पोरबंदर ले जाया है। पूछताछ में कई अहम जानकारियां मिल सकती हैं। जांच एजेंसियां मामले की पड़ताल कर रही हैं। एलन मस्क के एक्स प्लेटफॉर्म ने ग्रोक AI पर बड़ा फैसला लिया। अब इस टूल से किसी की अश्लील इमेज बनाना पूरी तरह बैन होगा। महिलाओं और बच्चों की फोटोज के दुरुपयोग की शिकायतें आई थीं। इस फैसले का असर पेड और फ्री दोनों यूजर्स पर पड़ेगा। अब कोई भी असली व्यक्ति की आपत्तिजनक फोटो नहीं बना सकेगा। AI टूल के गलत इस्तेमाल पर सख्त रोक लगा दी गई है। ईरान ने इंटरनेट ब्लॉक करने के लिए किल स्विच टूल का इस्तेमाल किया। 2 हफ्तों से देश में इंटरनेट बंद है और लोग कटा महसूस कर रहे हैं। खामेनेई शासन ने प्रदर्शन दबाने के लिए यह कदम उठाया। एलन मस्क की स्टारलिंक ने वहां सर्विस देने की कोशिश की थी, लेकिन ईरान ने उसे भी ब्लॉक कर दिया। देश में डिजिटल सेंसरशिप चरम पर है। इजराइल और हमास के बीच तनाव फिर से बढ़ने लगा है। गाजा पट्टी में ताजा हमलों में कई लोगों के मारे जाने की खबर है। संयुक्त राष्ट्र ने दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील की है। अमेरिका ने इजराइल को मानवीय सहायता की अनुमति देने को कहा है। हमास ने जवाबी रॉकेट दागे हैं, जिससे माहौल और तनावपूर्ण हो गया है। स्थिति फिलहाल बेहद नाजुक बनी हुई है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध में एक बार फिर तीव्रता बढ़ी है। रूस ने कीव समेत कई शहरों पर मिसाइल हमले किए हैं। यूक्रेन का दावा है कि उसने अधिकांश मिसाइलों को मार गिराया। नाटो देशों ने रूस पर नए प्रतिबंध लगाने की चेतावनी दी है। रूस ने कहा कि यह जवाबी कार्रवाई है, युद्ध विराम की बात नहीं हो सकती। नागरिकों में भय और अनिश्चितता बढ़ती जा रही है। चीन ने ताइवान की सीमा के पास सैन्य अभ्यास तेज कर दिए हैं। चीन के फाइटर जेट्स और युद्धपोत ताइवान के चारों ओर देखे गए हैं। ताइवान ने इसे शक्ति प्रदर्शन बताया और सेना को अलर्ट कर दिया। अमेरिका ने कहा कि वह ताइवान की सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्ध है। चीन ने चेतावनी दी कि किसी भी हस्तक्षेप का जवाब मिलेगा। एशिया में तनाव का स्तर फिर से बढ़ गया है। पाकिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता फिर से गहराने लगी है। इमरान खान समर्थकों और पुलिस के बीच झड़पें हुई हैं। कई इलाकों में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। चुनाव आयोग ने कहा कि हालात सुधरने तक मतदान टाला जा सकता है। सरकार ने सेना को अलर्ट मोड पर रखा है। लोगों में अनिश्चितता और गुस्सा बढ़ रहा है। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि दुनिया में भुखमरी के मामले बढ़ रहे हैं। अफ्रीका और एशिया के कई देशों में खाद्यान्न संकट गहराया है। UN रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 80 करोड़ लोग भूख से जूझ रहे हैं। युद्ध, जलवायु परिवर्तन और महंगाई इसकी बड़ी वजह हैं। संयुक्त राष्ट्र ने अमीर देशों से मदद की अपील की है। कहा गया, अगर कदम नहीं उठाए गए तो संकट और गहराएगा। जापान में भीषण ठंड और बर्फबारी से जनजीवन प्रभावित हुआ है। सैकड़ों उड़ानें रद्द करनी पड़ी और सड़कें बंद कर दी गई हैं। सरकार ने आपातकालीन सेवाओं को अलर्ट कर दिया है।
लोगों से घरों में रहने और बाहर न निकलने की अपील की गई है। बिजली कटौती से कई इलाकों में दिक्कतें बढ़ गई हैं। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन और खराब मौसम की चेतावनी